जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो आपका फरवरी यानी 20 फरवरी से शुरू होने वाला है, उसके लिए आज से आपके ये प्रैक्टिस सेशन शुरू हुए हैं। और आरडब्ल्यूए का बच्चे जीएस का प्रैक्टिस सेशन हो या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन, एग्ज़ाम में यूट्यूब भर से तैयारी कर लेना, यानी मात्र यूट्यूब से तैयारी कर लेना, आपके स्कोर में चार चांद लगाता आया है। और आपका भाई फिर से आपसे प्रॉमिस करता है, हमेशा एक डेडिकेटेड सीरीज चलाइए, एग्जाम से पहले चलाइए, चाहे दिल्ली पुलिस हो या पिछला एसएससी जीडी हो, चाहे फिर एमटीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, एसएससी के किसी भी फॉर्मेट की हम बात करें, आप लोगों ने जो मेहनत की है इस 3 बजे के प्रैक्टिस सेट के साथ में, वो हमेशा सार्थक साबित हुई है। और हम फिर से करके दिखाएंगे। साथ ही इस बार आप फिर भरोसे से जुड़ेंगे और लगभग मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूं कि आज से शुरू करके हम हर मंडे टू सैटरडे इस बार करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कम दिन है और 35 से 40 के बीच में प्रैक्टिस सेट होंगे। यानी प्रैक्टिस सेट की जो संख्या होने वाली है वो 35 से 40 होगी। और मेरे दोस्त, आप एक प्रॉमिस बस मुझसे करना कि भैया आपके इस प्रैक्टिस सेट का एक एक शब्द हम तैयार रखेंगे। और उल्टा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जीएस में 80% से ज़्यादा स्कोर आप सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट से करके आएंगे। वो आपकी मेहनत होगी दोस्त, आप कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं, बस मुझको मेरे वो साथी चाहिए जो एग्जाम फतेह करके आएंगे और इस वर्दी को हासिल करने का एक जज्बा रखते हैं, इस देश की सीमाओं पर जाने का जुनून जिनके अंदर है। और देश, इस बात को याद रख लेना, देश तो इस बात को याद रखेगा मेरे दोस्त, तुम भी इस बात को याद रख लेना कि उस सीमा पर जो खड़ा होगा ना जवान, उसको सबसे पहले जज्बे और सबसे पहले जुनून की जरूरत है। नींदें तुमको वहां भी त्यागनी होंगी और तुम कहना भैया अपने सिलेक्शन के लिए हम अपनी नींदें यहां भी त्यागने को तैयार हैं और हम उसके पार जाएंगे। उस नींद के पार भी कुछ होता है तो हम अपनी इस स्थिति को बदलने के लिए उसके पार भी जाएंगे और साथ ही हम मिल के करके दिखाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं मित्र पहले, कि हर रोज 3 बजे से चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। मंडे टू फ्राइडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि इस बार दिन कम है, हम इसको मंडे टू फ्राइडे रखते थे, लेकिन अभी हम इसको मंडे टू सैटरडे रखने वाले हैं। ठीक है, मंडे टू सैटरडे के रखने के बाद में मैं आपको बता दूं दोस्त, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उस सब्जेक्ट का रेशियो क्या रहेगा, यानी अब अपनी तैयारी में किन सब्जेक्ट को प्राथमिकता पर रखें जीएस में, इसको फॉलो करना। परीक्षा हॉल में जब पहुंचोगे तो देखोगे कि यही भर जो हमको फॉलो करना था। तो दोस्त, सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी एक आपका सब्जेक्ट रहा, इसमें स्टैटिक जीके रहा, स्टैटिक जीके रहा आपका, और ज्योग्राफी रहा, इकोनॉमिक्स रहा, साइंस रहा और करंट अफेयर्स रहा, साइंस एंड करंट अफेयर्स। मैं दोस्त इसका आपको एक कैटेगरी बनाने वाला हूं और आप उसी आधार पर उन्हीं सब्जेक्ट को प्राथमिकता देके अपनी तैयारी रखना। हिस्ट्री के दोस्त 2 क्वेश्चन एक आधार मान के चलें आप, ऐसा भी हो सकता है आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिले या 2 आप अपना आधार मान सकते हैं। पॉलिटी की हम बात करें कि अगर हिस्ट्री के 2 प्रश्न आए तो पॉलिटी के 3 प्रश्न आने तय हैं। ठीक है, स्टैटिक जी के आप 7 से 8 क्वेश्चन का अपना आधार मान के चले तैयारी का। ठीक है, ज्योग्राफी का दोस्त पिछले लगभग 1.5 वर्ष से एसएससी का पैटर्न की मैं बात बताऊं तो ज्योग्राफी के प्रश्न लगभग गायब हैं देखने को, लेकिन मेरा मानना यह है कि 20 में से एक आध क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी और एक आध क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, साइंस की बात करें, साइंस से 2 क्वेश्चन का आप आधार मान सकते हैं और उन 2 में आधार मानना आप, 1 क्वेश्चन श्योर होगा आपका बायो का, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन दोनों से। ठीक है, करंट अफेयर्स का दोस्त वही आधार आप मान के चले कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर्स में ये बात याद रख लेना, एकदम अपडेटेड करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स कितना करें, क्या बोलेंगे, आपका पिछले 6 महीने का, यानी एग्जाम से पिछला 1 महीना छोड़ के उससे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका शानदार तैयार होना चाहिए। और बड़ी घटनाएं आपकी कम से कम पिछले वर्ष की तैयार होनी चाहिए। और जो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है, यानी इको करंट अफेयर्स से मतलब होता है कि आपका बजट संबंधित या फिर सेंसस से संबंधित कुछ भी या नए कुछ भी अपडेट डेटा आता है, वो डेटा आपका मित्र तैयार होना चाहिए। तो ये रेशियो है हमारा जो प्लस माइनस हो सकता है, इतनी बात का आपको ध्यान रखना है।
तो 2 2 4 7 11 1 12 1 13 2 15 2 17 इसी में आप प्लस माइनस कर सकते हो सकता है ज्योग्राफी के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्योग्राफी से ज़्यादा रहेगा, इतनी बात मान के चलिए, ठीक है। ज्योग्राफी का प्रश्न ना भी मिले तो इकोनॉमिक्स के 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्त फिर वही एक बार कमेंट सेक्शन में आपका ये प्रॉमिस जो आप इस प्रैक्टिस सेट में करते आए हैं, एकदम बेसिक से हम चलने वाले हैं। और बेसिक से मतलब है कि उन सब महत्वपूर्ण चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। कोई भी अनावश्यक चीज़ इस बोर्ड पर आपको लिखी हुई मेरे द्वारा नहीं मिलेगी, तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं। जो कुछ कंटेंट जाएगा वो एकदम से शुद्ध होगा परीक्षा के लिए, और हम धमाल मचा के आएंगे। फिर वही अंतिम दिन जो आपके सिलेक्शन का होगा, फिर आप जीएस के लिए याद जैसे करते आए हैं फिर से करेंगे इस जीएस के प्रैक्टिस सेट को। तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि सब लोग तैयार हैं आज के इस प्रैक्टिस सेशन के लिए, और एग्जाम तक जब तक ये चलेगा तब तक उसी एक जुनून के साथ में जुड़े रहेंगे जिससे आप आज पहले दिन जुड़ रहे हैं। दर्स ये बात याद रख लेना, हम लोगों की शुरुआत कर देने का जो जज्बा और हौसला होता है वो पीक पर होता है, लेकिन हम अंत तक उसको बना रख पाएंगे या नहीं ये हमको सिलेक्शन की तरफ लेके जाता है। अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि आप खुद को पहले दिन से और अंतिम दिन की तैयारी तक एकदम से मोटिवेट रखते हुए, एनर्जेटिक रखते हुए तैयारी करोगे तो मेरे दोस्त सिलेक्शन दूर नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को बहुत अच्छे से। बस एक बात याद रख लेना, दूसरे प्रैक्टिस सेशन में जब आओ तो आप बोलना भैया पहले प्रैक्टिस सेशन का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं करके दिखा दूंगा। आप प्रश्न पूछ के देख लो, मैं उत्तर दिखा दूंगा। अगले दिन मैं 5 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ रिवीजन के, 5/5 स्कोर की उम्मीद हर दिन आपसे करता हूँ। तो अवतार 2.0 का ये प्रैक्टिस सेट जो धमाल मचाएगा इस बार SSC GD में, 2 बजे नीरज सर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट रोज जुड़ना ना भूलें। 3 बजे आपका अपना जीएस का प्रैक्टिस सेट, दीपक सर का आपका अपना मैथ्स का प्रैक्टिस सेट शाम 4 बजे से, और 5 बजे से राहुल शर्मा सर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। ये तैयारी भर मात्र होगी। तो दोस्त शुरू करते हैं बहुत शानदार तरीके से, और एक बार इस शानदार तरीके से करने के लिए आप लोगों के अंदर भारत माता की जय, जिस भारत माता की सेवा के लिए आप जा रहे हैं उसका एक नारा, उसका एक जयकारा ये चारों तरफ दिख जाना चाहिए कि हाँ हम भारत माता के वो असली सपूत हैं जो डिजर्व करते हैं इस देश की सुरक्षा को, और साथ में वो वादा इस भारत माता के साथ जो लोग करते हैं हम उसको सीमा पे खड़े होकर निभाएंगे, और अपने घर का वो वादा जो हमारी खुद की माँ जिसके पेट से हमने जन्म लिया है कामयाब होके वो भी हम दिखाएंगे कि हमारे अंदर वो जुनून है कि हम कर सकते हैं, और साथ मिलके हम करके दिखाएंगे। पूछ रहा है प्रश्न है, सत्रिया को रिक्त स्थान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, किस वर्ष में मान्यता दी गई? और ये होशियार छात्रों के कमेंट्स में देख पा रहा हूं पहले से लिखते हुए सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया जरा बताएं। तो आप कहेंगे भैया सत्रिया असम का है। कहाँ का है? असम का नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी ने इसको घोषित किया था सन 2000 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्थापना हुई, और संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे दोस्त पूछूं, मुझको आप बताओ शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, जो क्लासिकल डांस है हमारे, उस क्लासिकल डांस का कुल नंबर मैं आपसे पूछूं कुल संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा 8। मैं आपसे पूछूं नवा शास्त्रीय नृत्य घोषित करने की तैयारी किसको चल रही है? अभी हुआ नहीं है। नवा शास्त्रीय नृत्य जिसको हम सेमी क्लासिकल डांस या अर्ध शास्त्रीय नृत्य, क्या बोलोगे? अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, वो कौन सा है? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया जी छऊ है। क्या है? छऊ होगा अर्ध शास्त्रीय नृत्य। ठीक है जी। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्या बोलोगे? सबसे पुराना ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो गजब सा उत्तर सारे दोस्तों की तरफ से आना चाहिए, भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। किस वर्ष घोषित किया गया था? 1932 में। कहाँ का है? तमिलनाडु का है जी। कहाँ का है? तमिलनाडु
नाडु का है। ठीक है, एकदम बेसिक से। अगले प्रश्न जब चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए सबसे पुराना भरतनाट्यम है, घोषित 1932 है। क्या बोलोगे? घोषित 1932 है। कथकली बताइए कहाँ का है? कथकली बताइए कहाँ का है? मोहिनी अट्टम बताइए दोस्त, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो क्या बोलोगे? ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। मणिपुरी और ओडिसी पूछे, बहुत आसान। मणिपुरी कहाँ का होगा मित्र? मणिपुर का होगा। कहाँ का? मणिपुर का होगा। ओडिसी आपसे पूछे, ओडिसी कहाँ का होगा? तो आप कहेंगे ओडिशा का होगा भैया। कहाँ का होगा? ओडिशा का होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? बोलो जी, कुचिपुड़ी कहाँ का होगा? आप लोगों को बताना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का होगा भैया जी। कहाँ का होगा? आंध्र प्रदेश का होगा। एक मैंने आपको जो प्रश्न में पूछा, सत्रिया कहाँ का है जी? सत्रिया कहाँ का है? असम का होगा। असम का होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कौन सा बचा? आप बताओ। एक बचा हुआ है तो आप कहेंगे जी कथक है। क्या है? कथक है। और कथक कहाँ का है? यूपी बोलो या नॉर्थ इंडिया बोलो, क्या बोलो, या उत्तर भारत बोलो, एक ही बात होगी। ठीक है, एक ही बात होगी। मैं आपसे पूछूं, शास्त्रीय नृत्य में भाव कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस में जो फीलिंग्स होती हैं, शास्त्रीय नृत्य में भाव 2 प्रकार के होते हैं। क्या बोलोगे? भाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तांडव, क्या बोलोगे? तांडव। और एक होता है लास्य। तांडव किस देवता को दर्शाता है? भगवान शिव को दर्शाता है। और लास्य किसको दर्शाता है? देवी पार्वती जी को दर्शाता है। किसको? देवी पार्वती जी को दर्शाता है। अब अगर इनका क्लासिफिकेशन पूछे, जरा ध्यान से देखें, ये सबसे पुराना, तो कितना पुराना? सन 2000 वर्ष। क्या बोलोगे? सन 2000 नहीं, 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना? 2000 वर्ष पुराना। आपसे पूछ ले सत्रिया सबसे नया कितना पुराना? 500 वर्ष पुराना है। कितना है? 500 वर्ष पुराना है। सत्रिया के संस्थापक बताएं, ये हमारा क्वेश्चन था। सत्रिया के संस्थापक, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्रिया क्लासिकल डांस? क्या बोलोगे? श्रीमत शंकर देव। क्या बोलोगे? श्रीमत शंकर देव होंगे। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी अगले प्रैक्टिस सेट में आपको होनी चाहिए। रखेंगे जी? जी भैया रखेंगे। आगे चलते हैं। किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्त, जब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण, क्या नाम है? पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? कौन से वाद्य यंत्र को वो प्ले करते हैं? सरोद, सारंगी, घटक या फिर वीणा होगा? तो क्या बोलेंगे भैया? वो जाने जाते हैं आपका सारंगी के लिए। किसके लिए? सारंगी के लिए जाने जाते हैं। पंडित राम नारायण की एक बेटी है, उनका क्या नाम है? जरा बताएंगे। तो पंडित राम नारायण की एक बेटी है जिनका नाम है, क्या बोलोगे भैया फटाफट से? अनुष्का नारायण। क्या बोलोगे? अनुष्का नारायण इन्हीं की बेटी है। और ये भारत की इकलौती, क्या बोलोगे? भारत की इकलौती सारंगी वादक हैं। इकलौती सारंगी वादक हैं। और पुराने छात्रों से मेरा एक प्रश्न है, मैंने बता रखा था भारत की इकलौती शहनाई वादक कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इकलौती, क्या बोलोगे? इकलौती बोलेंगे भी फटाफट से। सॉरी, अनुष्का नारायण बता रहा हूँ, अरुणा नारायण होंगी। क्या होंगी? अरुणा नारायण। अनुष्का शंकर हैं वो, अनुष्का शंकर हैं वो। पंडित रविशंकर की बेटी हैं। पंडित रविशंकर जो तबला बजाते हैं, क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। क्या नाम होगा? अरुणा नारायण। इकलौती, तो इकलौती शहनाई वादक पूछे तो क्या बोलेंगे भैया? भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक। इकलौती है तो महिला ही पूछ रहे हैं, तो शहनाई वादक कौन होंगी आपका? आप बोलेंगे भैया बागेश्वरी कमर होंगी। कौन होंगी? बागेश्वरी कमर होंगी। कभी गलती नहीं करनी है। सारंगी से अन्य नाम मैं आपको बताऊं तो क्या बोलोगे? सारा का सारा मिस्री, रमेश मिश्रा। सकूर खान, सारा का सारा मिस्री और शक्कर किसके लिए है? सुल्तान के लिए है। सुल्तान खान, क्या बोलोगे जी? सुल्तान खान।
सुल्तान खान। क्या बोलेंगे, बोले फटाफट से, रमेश मिश्रा बोले या आपसे बोले सकूर खान या सुल्तान खान, किससे जुड़े हुए हैं? हम कहेंगे भैया ये हमारे सारंगी से। सरोद से बता दे दोस्त, सरोद से कौन होंगे? सरोद से होंगे अमजद अली खान। बोलो जी, अमजद अली खान। इनके बेटों के नाम जो जानते हैं वो थम्स अप कर दो, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप सच बोलेंगे। अमजद अली खान और साथ में आपका अली अकबर खान। कौन? अली अकबर खान, ठीक है, अली अकबर खान। ये किससे जुड़े हुए हैं आपका? आप कहेंगे जी सरोद से जुड़े हुए हैं। किससे? अमजद अली खान। इनके बेटे के नाम क्या हैं दोनों के? बहुत पूछे जाते, अमान अली खान और अयान अली खान। अमान अली खान और अयान। घटम से बताएं, TH विनायक राम। क्या बोलोगे? अंग्रेजी वाले जो ये नाम है ना, तो ये घटम से होंगे, TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। क्या बोलोगे? EM सुब्रमण्यम। ये किससे जुड़े हुए हैं? आपका घटम से जुड़े हुए हैं। वीणा से दोस्त S बालाचंद्र। कभी नाम आपको नहीं भूलना है, S बालाचंद्र। एक एक दो दो नाम करके आगे बढ़ेंगे, आप क्रम से याद रख लेंगे, ठीक है भैया। पिछले प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे, लगभग 2 वर्षों से करा रहा हूँ मैं 3 बजे का प्रैक्टिस सेट, रिवाइव होके तैयारी कर रहे हैं। इसको आप 0 से शुरू कर सकते हैं, अब से पहले कुछ नहीं किया तब भी यहाँ से शुरू कर दो, अपने आप में पूर्ण होगा। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पिछली कोई सीरीज आपको पूरी करनी होगी तब आप इसको करेंगे, ठीक है। चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कौन सा? चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर त्रिपुरा में आयोजित होता है? क्या बोलोगे? चेतियागिरी भैया जी मध्य प्रदेश का महोत्सव है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। ए वाले सारे गलत हैं, जिन्होंने ए उत्तर दिया गलत नहीं देना उत्तर। आप आराम से बैठ जाइए, जब उत्तर मिले अगली बार गलत नहीं करना है, बस ये कॉन्फिडेंस रखना, अगली बार गलत नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के और कौन कौन से? मध्य में बोलो भैया घड़लिया उत्सव। कौन सा होता है? घड़लिया फेस्टिवल होता है। और घड़ा कहाँ पर? घड़े, मैं बोलता हूँ घड़े के मध्य में, घड़े के मध्य में क्या है? नीर। और नीर किसका पर्यायवाची है? भैया जल का। तो घड़े के बीच में जल ही तो होगा। क्या बोलोगे? ककसार। क्या बोलोगे? ककसार उत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। लोक रंग उत्सव कहाँ का है? घड़े पर कई रंग भी हुए हैं। क्या बोलोगे? घड़े पर कई रंग भी हुए हैं, कई रंग भी हुए हैं घड़े पर। तो क्या बोलेंगे भैया? आपका घड़लिया उत्सव होगा। अच्छा जी, हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमा और आंचल कैसी हैं दोनों? पुराने छात्र बोले हिमा और आंचल हैं। भैया शरारती, बहुत शरारती हैं, दोनों की दोनों लव में हैं। कहाँ पर हैं? लव में हैं, लवी और फुल एस में है एकदम से, इनको दुनिया का कोई फिक्र नहीं है। लावी और फुल एच कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तेलंगाना, आपके घर तेल से कुछ बनता, तेल और घी से? आप कहोगे भैया बोनालू, बनालू। क्या बोलोगे? बनालू बथुकम्मा। अरे सर्दी पड़ रही है यार, बथुआ के पराठे तो बनते होंगे। क्या? तेल में बनालू बथुआ के पराठे। क्या बोलेंगे? बोनालू और बथुकम्मा। त्रिपुरा की अगर पूछे, नीर महल। क्या बोलोगे? नीर महल उत्सव। क्या बोलोगे? नीर महल उत्सव और पीलक उत्सव। क्या बोलोगे? पीलक उत्सव कहाँ के हैं? कौन कौन से? नीर महल और पीलक उत्सव कहाँ के हैं? वो त्रिपुरा के हैं। गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट है जी, इरवतनेश्वरा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इरवतनेश्वरा मंदिर भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या तेलंगाना? या फिर तेलंगाना में? क्या उत्तर आएगा? क्या बोलोगे? इरवतनेश्वरा मंदिर ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के मंदिर SSC के एग्जाम्स के लिए मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्या बोलोगे? तमिलनाडु के मंदिर बताएं। एक आपका आएगा मीनाक्षी मंदिर। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर किन के लिए है? माता पार्वती के लिए है। किन के लिए? माता पार्वती के लिए मीनाक्षी मंदिर। और दूसरा आपका बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत पूछा जाता है, बृहदीश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तीसरा आपका कुमारी अम्मन देवी मंदिर। कौन सा?
कुमारी अम्मन देवी, कौन सा जी, कुमारी अम्मन देवी टेम्पल है आपका, ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और श्रीपुरम, क्या बोलोगे, श्रीपुरम टेम्पल कहाँ पर स्थित है, श्रीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है, श्रीपुरम मंदिर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे कितने दोस्त हैं जो बता सकते हैं कि तेलंगाना का कौन सा मंदिर है जो यूनेस्को की एक साइट भी है, या मैं बोलूँ यूनेस्को की 39वीं साइट भी है? तो तेलंगाना का कौन सा मंदिर होगा दोस्त आपका, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे तेलंगाना का जी रामाप्पा टेम्पल है, रामाप्पा मंदिर है, रामाप्पा मंदिर है जो यूनेस्को की 39वीं साइट है। क्या है, यूनेस्को की 39वीं साइट है, 39वीं साइट है। किस वंश के द्वारा बनाया गया रामाप्पा मंदिर, क्योंकि यूनेस्को की साइट है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बोलोगे, काकतीय वंश के द्वारा बनाया गया था, काकतीय वंश के द्वारा इसको बनाया गया दोस्त। और अगर मैं बात करूं किसकी, आपका तेलंगाना की, तो याद रख लेना 2021 में ये घोषित हुआ था यूनेस्को की साइट, ठीक है। कौन सी साइट था, 39वीं साइट है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा रामाप्पा मंदिर कौन से भगवान जी के लिए है, कौन से भगवान जी के लिए है, तो आप सब लोगों का उत्तर आना चाहिए रामाप्पा मंदिर ये भगवान शिव के लिए है। किन के लिए है, भगवान शिव के लिए है। कभी गलती ना करें, कभी भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड एसएससी के फेवरेट राइटर हैं, एसएससी इनसे हमेशा क्वेश्चन मिलती है मेरे दोस्त। टू मच थैंक यू अभिषेक, बहुत शानदार, सुमित, अरविंद, शेखर, रज्जाक, पीहू वर्मा, बी नेचर व्लॉगर्स, बहुत शानदार। तो बोलेंगे कौन सी पुस्तक है जो रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई? द रूम ऑन द रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, द ब्लू अम्ब्रेला और रोड्स टू मसूरी, मिडनाइट चिल्ड्रन इनकी किताब नहीं है। और मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी किताब है, सलमान रश्दी की किताब है। क्या आप मुझे सलमान रश्दी की एक दो किताबों के नाम दोस्त बता सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि सलमान रश्दी की हाल ही में लिखी हुई एक किताब बहुत चर्चित हुई, बहुत ज़्यादा चर्चित हुई, जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे जी? एक तो इनकी किताब विक्ट्री सिटी भैया हम नहीं भूलेंगे, क्या विक्ट्री सिटी इनकी किताब को हम नहीं भूलेंगे। एक इनको जो बुकर अवार्ड मिला मिडनाइट चिल्ड्रेन, क्या बोलोगे, मिडनाइट चिल्ड्रेन, कब मिला था बुकर पुरस्कार बताएं? मिडनाइट चिल्ड्रेन को जो बुकर अवार्ड मिला था वो मिला था 1981 में, 1981 में। द गोल्डन हाउस किसकी किताब है? द गोल्डन हाउस किसकी किताब है आपका? ये भी सलमान रश्दी की किताब है। और दोस्त सलमान रश्दी की एक किताब है सेम, क्या बोलोगे, सेम, और एक किताब है सैटेनिक वर्सेज, क्या बोलोगे, सैटेनिक वर्सेज किसकी बुक है, क्या बोलोगे, सैटेनिक वर्सेज किसकी बुक है? तो हम कहेंगे जी सलमान रश्दी की किताब है, गलती नहीं करनी है। एक लेखक है हमारे कौन, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की एक दो किताबें और बताओ इन विकल्पों के अलावा, क्या बोलोगे, रस्किन बॉन्ड की कौन कौन सी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है? बोले जी फटाफट से। रस्किन बॉन्ड की एक किताब टाइगर इन द टनल, क्या बोलोगे, टाइगर इन द टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर इन द टनल। और टनल से ही दूसरी किताब द टनल जो इन्होंने 2021 में लिखी, बहुत चर्चित किताब रही थी। तीसरा द गर्ल ऑन द ट्रेन, क्या बोलोगे, द गर्ल ऑन द ट्रेन, द गर्ल ऑन द ट्रेन ये किसकी किताब है? ये आपका रस्किन बॉन्ड की किताब है। और द गोल्डन ईयर्स हाल ही की किताब है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। द गोल्डन ईयर्स जो हाल ही में बहुत चर्चित हुई वो किसकी पुस्तक है? तो द गोल्डन ईयर किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। नेक्स्ट है, भारत ने कब पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता? क्रिकेट के वर्ल्ड कप को पहली बार भारत ने कब जीता था बताएंगे जी। 25 जून 1983 को,
25 जुलाई 1983 को, 25 अगस्त 1983 को, या 25 मई 1983 को? तो आंसर क्या आना चाहिए जी? आंसर आएगा 25 जून 1983 को। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं दोस्त, किस टीम को हराया था? डेट कठिन हो सकती है, आप मुझे बताइए, ईयर सब जानते हैं, आप मुझे बताइए। एसएससी ने पूछा आपका सीपीओ के सेगमेंट में, इसी तरह से डेट दी तो बहुत कठिन प्रश्न बन जाता है जब वो मंथ में अंतर हो और ईयर में अंतर ना हो। लिखेंगे भैया, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा वेस्ट इंडीज को हराया था। किसको? वेस्ट इंडीज को हराया था। तो मुझे आप बताएंगे किसके खिलाफ हुआ था? खिलाफ इसमें वेस्ट इंडीज था। क्या बोलोगे? खिलाफ इसमें वेस्ट इंडीज था। और ये कौन सा वर्ल्ड कप था बताएंगे जरा? 1983 में ये कौन सा वर्ल्ड कप था? कौन सा वर्ल्ड कप था? आप कहेंगे भैया ये तीसरा वर्ल्ड कप था। कौन सा वर्ल्ड कप था? ये थर्ड वर्ल्ड कप था। और थर्ड वर्ल्ड कप का मतलब, पहला वर्ल्ड कप 1975 में वेस्ट इंडीज जीता, 1979 में कौन जीता? वेस्ट इंडीज जीता। लेकिन 1983 में कौन जीता? इंडिया जीता। अपना देश भारत, मेरा देश महान, भारत जीता 1983 में, वेस्ट इंडीज को हराया। मुझे बताइए सबसे ज्यादा रन फाइनल में किसने बनाए? सबसे ज्यादा रन फाइनल में, सबसे ज्यादा रन फाइनल में किसने बनाए? मुझे बताओ, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? फाइनल में मैन ऑफ द मैच बहुत पूछती है एसएससी। तो सबसे ज़्यादा रन क्या बोलोगे? सबसे ज़्यादा रन जो बनाए हैं इसमें आपका सर्वाधिक रन बनाए आपका के श्रीकांत ने। कितना? के श्रीकांत ने बनाए थे आपका 38 रन। क्या बोलोगे? 38 रन। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच था मोहिंदर अमरनाथ। कौन? मोहिंदर अमरनाथ। क्यों जी? जब रन उन्होंने बनाए, इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी थी। 26 रन के साथ में 12 रन पर 3 विकेट भी इन्होंने लिए थे। 26 रन भी बनाए और 12 रन देकर के 3 विकेट भी लिए। मुझे बताओ भारत इस मैच को कितने रन से जीता था? क्या बोलेंगे? भारत इस मैच को कितने रन से जीता? कितने रन से हमने जीता? तो कितने रन से जीते थे हम इसमें? 43 रन से जीते थे। क्या बोलोगे? 43 रन से जीते थे। मैदान था लॉर्ड्स का। क्या बोलोगे? मैदान था आपका कहाँ का दोस्त? लॉर्ड्स का मैदान था। और हमने 2 बार के चैंपियन, 2 बार के चैंपियन वेस्ट इंडीज को पटकनी दी थी, बहुत बुरी तरह हराया था। अच्छा मुझे बताएं, ये भारत का पहला वर्ल्ड कप था। भारत ने अपना सेकंड वर्ल्ड कप कब जीता? भारत ने सेकंड वर्ल्ड कप कब जीता? फटाफट से जवाब आना चाहिए। सेकंड वर्ल्ड कप, देखो 1983 में जब वर्ल्ड कप हमने जीता तो कप्तान कौन थे? कपिल देव। क्या बोलोगे? कपिल देव। फोटो में खड़े हुए कपिल देव, ये कौन थे? ये कैप्टन थे। कैप्टन थे आपका कपिल देव। जब हम 2011 में जीते, आपकी बार आपने देखा होगा पूरे भारत की आंखों में आंसू थे। पूरे भारत की आंखों में आंसू थे दोस्त, जब हम इस बार वर्ल्ड कप से चूक गए। लेकिन हम इसको पहले पिछली बार कब जीते थे? 2011 में। मुझे बताइए कैप्टन कौन था और किस टीम को हमने हराया था? कैप्टन था महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। माही मार रहा है महेंद्र सिंह धोनी। और खिलाफ किस टीम के हम उतरे थे? खिलाफ उतरे थे हम श्रीलंका के। क्या बोलोगे? श्रीलंका के खिलाफ उतरे थे हम। मैन ऑफ द मैच कौन रहा था फाइनल में? मैन ऑफ द मैच माही महेंद्र सिंह धोनी। क्या बोलोगे? महेंद्र सिंह धोनी। क्या बोलोगे? महेंद्र सिंह धोनी। अगर अगर मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है माही। और मेरे दोस्त अगर तुम मन बना लो तो ये सिलेक्शन दूर नहीं है। ठीक है, मैन ऑफ द मैच। मुझे बताओ फाइनल में सबसे ज्यादा रन 2011 में किसने बनाए? फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? सबसे ज्यादा रन बनाए थे 97। किसने? आपका गौतम गंभीर ने। क्या बोलोगे? गौतम गंभीर ने बनाए थे। और मैदान पूछे तो वानखेड़े मुंबई का मैदान था। कौन सा था? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है? ये मुंबई का मैदान था। क्या था? वानखेड़े मुंबई का मैदान था। ये बात याद रखेंगे। और धोनी ने बनाए थे 91 रन। कितने? 91 रन धोनी ने बनाए थे। बताएंगे जी। आप पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, अवतार बैच में आप पढ़ चुके हैं और अभी भी आप पढ़ रहे हैं। प्रश्न है मार्शल लॉ की अवधारणा। मार्शल लॉ। क्या बोलोगे? मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। क्या करती है? मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है।
क्या बोलेंगे, उसको किस देश से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है। और मेरे दोस्त, प्रैक्टिस सेट की क्लास में 50,000 व्यूअर्स होना अपने आप में एक बड़ी बात है, और तुमने इस आंकड़े को छुआ, इस बात के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारा फैन है, और तुम लोगों की वजह से चैनल की परिभाषा है। ये जो प्यार तुमने चैनल को दिया है ना मेरे दोस्त, इसके लिए सब कुछ है आप लोगों के लिए। जितनी मेहनत यहाँ खड़े होकर कर सकते हैं उतनी करेंगे, आप भी वहां उतनी ही मेहनत मेरा मित्र करना। बोलेंगे जी फटाफट से, क्या बोलेंगे, जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है ये किस देश से ली गई है, गजब तरीके से उत्तर बता दें। जापान से, यूएसएसआर से, चीन से, यूके से। देखो मौलिक अधिकार जब कभी भी आता है तो हम उत्तर देते हैं यूएस से, लेकिन मार्शल लॉ को हमने किससे लिया है, यूके से लिया है। किससे, यूके से लिया है, ठीक है। सैन्य न्यायालय अधिनियम का 1950 का अधिनियम है जिससे हमने इसको लिया है। अब गजब से देखना, अगर मैं पूछूं बात मौलिक अधिकारों की, तो मुझे बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। आप लोग जानते हैं भाग 1 बताता है संघ के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। फिर आता है आपका भाग 2 जो बताता है सिटीजनशिप को, यानी कि नागरिकता को, और नागरिकता के अनुच्छेद हैं 5 से 11। फिर आता है हमारा भाग 3, भाग 3 जो बताता है फंडामेंटल राइट के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। किसके, मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। आपका उत्तर आएगा आर्टिकल 12 से 35 तक। क्या बोलोगे, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो क्या उत्तर बनेगा, मौलिक अधिकारों को बताया गया है जी भाग 3 में। किसमें, भाग 3 में। मुझे बताएंगे दोस्त आप, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। बोलेंगे फटाफट से, राज्य है, संसद है, उच्च न्यायालय है, या फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या आंसर आएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट है। बोलेंगे भारतीय नागरिकों का, क्या बोलोगे, सॉरी, भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है। भारतीय नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है। भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र किसको कहा जाता है। तीसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, इनको हमने किस देश से लिया है, किस देश से हमने ये लिए हैं, किस देश से लिए हैं। और चौथा प्रश्न मेरा रहेगा, संशोधन का अधिकार, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन का अधिकार है वो किसके पास है। आर्टिकल 368 का जो संशोधन का अधिकार है वो मित्र किसके पास है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या बोलोगे भैया जी, सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट बोले तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय मित्र, सर्वोच्च न्यायालय। क्या आप मुझे बता सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में बताया गया है। सारे दोस्त बताएंगे, और मुझे पता है मेरे छात्र इतने कमजोर नहीं है कि इस आसान से प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। आप कहेंगे आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट हमारा बताया गया आर्टिकल 214 में। कहाँ पर, आर्टिकल 214 में बताया गया है। भारतीय नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का जो अधिकार पत्र है, क्या बोलोगे, भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं दोस्त फंडामेंटल राइट्स को। किसको, फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स बोले तो मौलिक अधिकारों को कहते हैं। किसको, मौलिक अधिकारों को। दोस्त एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा, मुझको बताओ मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं या नहीं है। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, मौलिक अधिकारों के खिलाफ वाद किया जा सकता है या नहीं। मौलिक अधिकार जो हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, वो आपके वाद योग्य हैं या नहीं हैं। तो क्या बोलोगे, मौलिक अधिकारों को हमने दोस्त यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, और संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 के तहत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, हमारे देश की संसद को है। किसको है, हमारे देश की संसद को है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, हाँ जी, यस। लेकिन किस वाद से ये बात साबित हुई, तो क्या बोलोगे, केशवानंद भारतीवाद। क्या बोलोगे, केशवानंद भारतीवाद से ये बात तय हुई कि मौलिक अधिकार जो हैं वो आपका वाद योग्य है। और कभी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर आप मित्र नहीं देंगे। नेक्स्ट है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आप आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या बोलेंगे? आरक्षण जैसी नीतियां जो आपका समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती हैं, समानता के अधिकार का। क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 14(1) आपको बताना होगा अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 21 बताता है क्या इस बारे में? अनुच्छेद 16 का खंड 4 इस बारे में बताता है मित्र, या अनुच्छेद 15 का आपका अगर बात करें क्या, खंड 2 यानी कि भाग 2 इसके बारे में बताता है। तो ये आपका उत्तर आना चाहिए गजब सा, और सारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि उत्तर देंगे। 14(a) कुछ बता रहे हैं, कुछ 16। जिन दोस्तों ने कहा 16 का भाग 4 इसके बारे में बताता है, 16 का भाग 4 इसके बारे में बताता है, वो एकदम से ठीक है। अनुच्छेद 14 तो दोस्त क्या बताता है? विधि के समक्ष क्या? विधि के समक्ष समता को बताता है, विधि के समक्ष समता को बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या बताता? अनुच्छेद 21 हमको बताता है राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार बताता है। क्या बताता है? जीवन का अधिकार बताता है। और आपका अनुच्छेद 15 का भाग 2 क्या बताता है? क्या बोलता है? धर्म, जाति, लिंग, क्या बोलेंगे? धर्म, जाति, लिंग और आपका जन्म स्थान के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि कोई व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है तो उसको आप किसी और नज़रों से ट्रीट करें, या किसी की जाति आप किसी को बोल दे कि उच्च जाति नीच जाति है, ये नहीं है। लिंग आप किसी को बोल दे कि ये महिला है, लिंग का मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कि महिला है तो उसके यह अधिकार नहीं है, तो आप गलत हैं। जन्म स्थान यानी कि किसी का जन्म गांव में हुआ या शहर में हुआ या किसी ऐसे स्थल पे हुआ जो बहुत दूरी पर है, या किसी पिछड़े स्थल पर या अगड़े स्थल पर हुआ, तो उसके आधार पर आप भेद नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ में ही आप मुझे आर्टिकल 16 भी बता दीजिए क्या है। लोक नियोजन के अवसर पर जैसे अभी भर्तियां निकली तो आप सबको मौका मिलेगा या नहीं, जो उस एज ग्रुप में है। ऐसा तो नहीं होगा कि 10th पास कोई व्यक्ति है और उसी एज ग्रुप में भी है तो उसको बोल दिया जाए कि तुम फॉर्म नहीं भरोगे। तो क्या बोलोगे? लोक नियोजन का मतलब ऐसी सुविधाएं सरकार की, जैसे अभी ये भर्ती निकल रही है, तो भर्ती निकल रही है तो आप कहेंगे भैया मौका सबको मिलेगा। क्या बोलेंगे? सबको मौका मिलेगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है कि सहकारी समिति का गठन होगा? सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं आपके हमारे छोटे छोटे शहरों में भी होते, किसानों की मदद के लिए या अन्य प्रकार की सहायता के लिए सहकारी समिति बना दी जाती हैं। तो ये 19 आर्टिकल 19(1) के पार्ट डी में है, बी में है, ए में है या फिर सी में है। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। कुछ का उत्तर आता हुआ दोस्त बी, कुछ का आता हुआ सी। बी और सी ज़्यादा बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, तो 19(1) का बी जो बता रहे हैं वो गलत हैं, सी एकदम से सही होगा। क्या बोलोगे? सी एकदम से सही होगा। आर्टिकल 19 पूरे को पढ़ के रखिए, इसके हर पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 19 क्या बोलोगे? आर्टिकल 19 का पार्ट ए में ए क्या कहता है? वाक की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बोलोगे? वाक की अभिव्यक्ति, आप अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं। वाक की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। और बताइए 19(1) के ए पार्ट में और क्या क्या कहा गया है? ए पार्ट में ही दोस्त आप अपने देश में झंडा फहरा सकते हैं। झंडा फहराने का अधिकार किसको दिया गया? झंडा फहराने से लेकर के पुतला, आप किसी का विरोध प्रदर्शन में पुतला फूंक सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं। आरटीआई का अधिकार भी इसी के तहत आता है। देखो इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, राइट टू साइलेंस का, मौन रहने का अधिकार भी आता है, यानी बोलने के साथ में मौन रहने का अधिकार भी इसी में आएगा। यानी मेरी मर्जी मैं बोलूं या चुप रहूं, ठीक है, वह मेरी मर्जी है। ये 19(1) का ए हो गया। बी में क्या बताया गया है? बी में आपका बताया गया है आप शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर लेंगे, यानी आप कहीं भी जाकर के एक शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के जाओगे। ऐसा नहीं है सब कट्टा लगा के चले गए, सब पिस्टल लगा के चले गए, राइफल लेके चले गए, सब लोग लाठी डंडे लेके चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या बोलेंगे? संविधान क्या कहता है? शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात करता है। और सी में और डी दोनों में क्या बात की गई है? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी आ जाने की और बसने की, आ जाने और बसने की बात की गई है। किसमें? सी और डी में। ई में बात की गई है निवास की बात, क्या बोलेंगे, सॉरी
किसी भी क्षेत्र में आने जाने, सी में अगर हम बात करें, सी और डी में क्या बात की गई है, अबाध संचरण, इसको हम कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। अबाध संचरण यानी कि आप आ जा सकते हैं, आप आ जा सकते हैं। अच्छा, ई में बात की गई है निवास की, क्या बात करेंगे, ई में बात की गई है किसी भी देश के कोने में आप निवास कर सकते हैं। और एफ में बताया गया है व्यवसाय को, यानी कि आजीविका को, किसको, आजीविका को बताया गया है, क्या बोलेंगे, आजीविका को बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी था महाराष्ट्र में, क्या बोलोगे, देवगिरी महाराष्ट्र के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्त आप लोगों को पता होगा खिलजी वंश का शासक है जो भारत में गद्दी पर रहा था 1296 से 1316। कभी भी मैं पूछूंगा आपसे इसका शासनकाल तो आप मुझे बताएंगे कि जी 1296 से। खिलजी वंश कुल 1290 से 1320 तक शासन उसने किया है। उन 30 वर्षों में से तो अकेले 20 वर्ष कौन रहा है, अलाउद्दीन खिलजी रहा है 1296 से 1316 तक। तो इसका कौन सा सेनापति था, वो है मलिक काफूर, क्या बोलोगे, मलिक काफूर। और इसका उपनाम क्या है, ताजुद्दीन है, क्या बोलोगे, ताज-उद-दीन है, क्या बोलोगे, ताज-उद-दीन है इसका उपनाम। ठीक है, ताजुद्दीन के नाम से दिल्ली सल्तनत में किसको ना जाना जाता है, मलिक काफूर। मैं आपसे पूछूं मलिक काफूर क्या दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यस और नो, तो आपका आंसर आएगा भैया मलिक काफूर जो है ना ये 36 दिन तक दिल्ली का शासक रहा था, 36 दिन तक। इसी मलिक काफूर जो एक किन्नर जिसको कहा जाता है, इसको अलाउद्दीन खिलजी कहाँ से लेकर आया था, गुजरात अभियान से पकड़ा था, क्या बोलोगे, गुजरात अभियान से पकड़ा था, गुजरात अभियान से पकड़ा था। ये 36 दिन गद्दी पर रहा है, याद रख लेना, 36 दिन इसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे सादी खान को मार के तब गद्दी हासिल की थी। ठीक है, गुजरात अभियान से इसको पकड़ा था और वापस इसको भेजा गया कहाँ, दक्षिण में, और साउथ में जाकर के साउथ से भी पहले इसने 1306 में पूछे मलिक काफूर ने मंगोल को कब हराया, मंगोलों को हराया 1306 में, मंगोलों को हराया, यादव वंश को हराया दक्षिण में जाके, यादव वंश के शासकों को 1308 से 9 के अभियान में हराया। वारंगल का जो काकतीय वंश था, क्या बोलोगे, जो काकतीय वंश जिन्होंने रामप्पा टेम्पल को बनाया, इनको 1310 से 11 के अभियान में इसने हराया था। एक अभियान किया 1310 से 11, नेवर गलती। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक्ट को निरस्त किया था, कौन वो व्यक्ति है। 1878 में लिटन, क्या बोलोगे, मैं आपसे पूछूंगा हमेशा भैया लिटन का कार्यकाल बताओ, तो आप कहेंगे लिटन था भैया 1876 से 80। लिटन ने क्या किया कि जो देसी भाषा में अखबार थे, किसमें, देसी भाषा में जो अखबार थे उन पर रोक लगा दी, यानी उनको बंद कर दिया। और इसी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उपनाम रखा गया गैंगिंग एक्ट। बहुत पूछा जाता है कौन सा आपका अधिनियम है जिसको गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लिटन ने इस तरह की रोक लगाई। भारतीय शस्त्र रखने पर भी 1878 में रोक लगी। 1878 में ही क्या आया, शस्त्र अधिनियम। इन्होंने कहा भारतीय अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं रख सकते हैं, शस्त्र नहीं रख सकते हैं, किसी प्रकार का ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे फटाफट से। यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या बोलोगे, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो 1878 का जो शस्त्र अधिनियम है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अगर मैं बात करूं कि ये तो रोक थी, इनको हटाया किसने, क्या बोलेंगे भैया। एक बार मौलिक अधिकार देख लो, आपने एफ लिख दिया गलती से, मैं देख लेता हूं क्या हो गया इसमें, ABCDE, सॉरी एफ को दोस्त निरस्त कर दिया गया, एफ नहीं होगा जी होगा यहाँ पर, रियली सॉरी। इस तरह की कोई गलती मुझसे होती है तो जरूर मुझको रिमाइंड कराएं, रियली सॉरी। यहाँ पर क्या होगा, एफ क्या है, एफ तो निरस्त है, एफ है ही नहीं, एफ है ही नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, जी आएगा। तो लिटन ने जितनी रोक लगाई उन सभी रोक को खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया, लिटन ने। लिटन की रोक को आप कहेंगे भैया किसने निरस्त कर दिया था, रिपन ने। रिपन का कार्यकाल बताइए। रिपन का कार्यकाल है 1880 से 84। और रिपन को क्या बोलते हैं, इसने अच्छे काम किए, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको कहती है भारतीय समाज का उद्धारक। रिपन को भारतीय समाज का उद्धारक किसने कहा है, बोलो जी।
भारतीय समाज का उद्धारक, कि इन्होंने ठीक ठीक काम किए। उद्धारक किसने कहा है, क्या बोलोगे भैया? फ्लोरेंस नाइटेंगल ने। किसने? फ्लोरेंस नाइटेंगल ने कहा है। ठीक है। रिपन ने कौन कौन सी चीज़ें हटाई? पहला कारखाना अधिनियम, कि इतने उम्र से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे, जो आप संविधान में पढ़ते हैं। पहला कारखाना एक्ट बच्चों को बचाने के लिए यही लाया। शिक्षा भारत में अच्छी हो, हंटर आयोग कब आया? इसी के टाइम पर आया, 1882 में। 1882 में। ठीक है। आपसे पूछे स्थानीय स्वशासन, आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय स्वशासन कब आया? 1882 में आया। और दोस्त इल्बर्ट बिल कब आया? ये सारे दोस्त बता दो। इल्बर्ट बिल कब आया? तो आप कहेंगे इल्बर्ट बिल एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है पिछले 3-4 वर्षों में जिसमें ये प्रश्न ना हो। आप पढ़ेंगे जब प्रीवियस ईयर, आप देखते हैं इल्बर्ट बिल क्या था। इसने कहा कि जो न्यायाधीश है, यानी पहले क्या होता था, यूरोपियों पर जो मुकदमा चलता था तो अंग्रेज ही सुनते थे। इसने बोला यूरोपियों पर जो मुकदमा है वो भारतीय भी सुन सकेंगे। क्या? यूरोपियों पर जो मुकदमा है उसको सुनवाई कौन कर पाएगा? यूरोपियों पर जो मुकदमा है उसकी भारतीय जज सुनवाई कर सकेंगे। भारतीय जज भी क्या कर सकेंगे? उसकी सुनवाई कर सकेंगे। आज के बाद आप याद रखेंगे। इकट्ठा एक थम्स अप चाहता हूं आप सब की तरफ से, गजब सा आप बताएंगे जी। सलबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? सलबाई की संधि के परिणाम स्वरूप तो पानीपत का तीसरा युद्ध क्या सलवाई की संधि से खत्म हुआ? 1761। याद रख लेना, इसमें मराठे वर्सेज अहमद शाह अब्दाली, क्या? मराठे वर्सेज अहमद शाह अब्दाली का ये युद्ध था दोस्त। अहमद शाह अब्दाली का ये युद्ध था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 5 हुआ। ये खत्म हुआ था आपका, इसकी समाप्ति हुई थी राजापुर घाट संधि से। राजापुर घाट संधि से इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ? क्या बोलोगे आपका? सॉरी 1800 नहीं, 1700। 1775 से लेकर के 1782 तक। ऐसे दोस्त कभी गलती हो ना 1775 या 1875 में लिख दूं, बता देना, अगली क्लास में भी ठीक करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ था? इसमें 1775 में इस युद्ध की शुरुआत में अंग्रेजों ने सूरत की संधि कर ली थी राघोबा से, महाराष्ट्र के से। तो क्या हो गया फिर, उसमें अंग्रेज हार गए इस युद्ध को। और 1782 में हुई थी सलबाई की संधि। क्या? सलबाई की संधि। तो सलबाई की संधि से कौन सा युद्ध अंत हुआ था? तो आप कहेंगे सलबाई की संधि से भैया पहला युद्ध खत्म हुआ। अंग्रेजों और मराठों के बीच का दूसरा युद्ध किस संधि से खत्म हुआ? आप लिख सकते हैं राजापुर घाट संधि। बक्सर का युद्ध कब हुआ? आप लोग बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसमें कौन कौन थे? मीर कासिम था, आज ही मैं कक्षा में आपको पढ़ा रहा था। मीर कासिम के साथ में आपका शुजा उद्दौला था, अवध का नवाब, और साथ में बंगाल का मुगल शासक शाह आलम सेकंड था। और अंग्रेज अधिकारी कौन था इनके खिलाफ? किस अंग्रेज ने? क्योंकि ये युद्ध जो है अंग्रेजी शासन की स्थापना का युद्ध है, कि अंग्रेजों ने अपने शासन को स्थापित किस युद्ध से किया? बक्सर के युद्ध से। यहीं पर दोस्त तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध याद रख लेना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है, वो कब हुआ था? 1817 से 18 हुआ। और यहाँ पर जो संधि हुई थी वो ग्वालियर की संधि हुई थी। किस युद्ध से खत्म हुआ ये? क्या बोलोगे? किस संधि से? ग्वालियर की संधि से। तो पहला सलबाई से खत्म हुआ, दूसरा राजापुर घाट की संधि से खत्म हुआ, और तीसरा ग्वालियर की संधि से खत्म हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? कौन सी नदी है जो राजस्थान से होकर के शुरुआत करती है? माही नदी एमपी की है, क्या बोलोगे? तापी नदी मध्य प्रदेश की है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है। लेकिन बनास नदी का, क्या बोलोगे? बनास नदी का आपका उद्गम स्थल कहाँ से है? सारे दोस्त बोलेंगे बनास नदी। आप कहेंगे भैया अरावली पर्वतमाला से निकलती है, और अरावली पर्वतमाला से राजस्थान से निकलती है। कहाँ से? राजस्थान से निकलती है। कहाँ से? राजस्थान से निकलती है। और ज्योग्राफी पर आपको बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है, राजसमंद जिले से निकलती है।
राजसमंद जिले से निकलती है। और याद रख लेना, इसी को होप ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। किस नदी को होप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं? होप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं किसको? बनास को। यहाँ पर याद रखेंगे दोस्त एक इंपॉर्टेंट बात मेरी, कि जो एसएससी का फेवरेट है नदी और सहायक नदी, ये टॉपिक मैं आपको बहुत जल्दी करा दूंगा, आपके एग्जाम से पहले करा दूंगा, ठीक है। इतना पहले करा दूंगा कि आप एक रिवीजन भी कर पाएंगे। नदी और सहायक नदी, ये आज सिर्फ एक इस टॉपिक पर पूरी की पूरी ज्योग्राफी एसएससी ने अपनी कंट्रोल करके रख दी है। ये आपको पता ही होना चाहिए, मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? भारत का जो सेक्स रेशियो है, यानी कि सेक्स रेशियो होता क्या है, लिंगानुपात होता क्या है, तो क्या बोलोगे? वुमेन पर 1000 मैन, इसको ही हम बोलते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पर तो कितनी हैं? कितनी बोलेंगे? 2011 में आपका 943 है, 943। मुझे बताइए चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? चाइल्ड सेक्स रेशियो बोले तो बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात आप कहेंगे भैया बाल लिंगानुपात है 919। और सर्वाधिक पूछ ले बाल लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक है 972 अरुणाचल प्रदेश का। भारत के क्या बोलोगे, किस प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? अच्छा, अब मुझे बताइए भारत के किस स्टेट का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है? तो क्या बोलोगे भैया केरला का। कितना है जरा बताएंगे? तो केरला का कितना है? 1084 है। केरला के बाद में पुडुचेरी, क्योंकि ये आपका क्या है, पुडुचेरी का है 1037। क्या बोलोगे? ये आपका दोस्त क्या बोलेंगे, यूटी है। और केरल है स्टेट। क्या बोलोगे? केरल है स्टेट। मैं पूछूं सबसे कम स्टेट में किसका है? सबसे कम स्टेट में किसका है? तो नाम आएगा हरियाणा का 879। और यूटी में पूछ ले, यूटी में किसका है सबसे कम? तो दमन दीव का आएगा। दमन दीव का कितना? 618 है। क्या बोलोगे? 618 है। गलती नहीं करनी है, कभी भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। बेसिक पॉइंट यही है। आगे आते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो महनलोविस के विचारों पर आधारित थी? भारत सरकार ने दोस्त 5 ईयर प्लान चलाए। देश की आज़ादी के बाद में जब हमारे देश के लिए स्टेटमेंट आया कि ये देश अंग्रेज यदि छोड़ देंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो हमारे देश में दोस्त आपका पंचवर्षीय योजनाएं चली। और कौन सी पंचवर्षीय योजना है बताएंगे आपका? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, जिसका कार्यकाल कितना था बताएंगे? तो आप बोलेंगे 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना, 1956 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1961 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर एक एक वर्ष की चली थी, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ठीक है, 68 से 69। चौथी कब चली थी? 1969 से 74 चली थी, ठीक है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। पहली किस मॉडल पर थी? पहली थी हेराल्ड डोमर पर। किस पर? पहली दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी थी महानलोविस। क्या बोलोगे? महानलोविस मॉडल पर आधारित थी। महानलोविस मॉडल पर कभी भी आपसे पूछे महानलोविस मॉडल किस वर्ष बन के तैयार हुआ, तो महानलोविस मॉडल 1953 में तैयार हुआ था। कब? 1953 में महानलोविस मॉडल क्या हुआ था? तैयार हुआ था। ये बात याद रख लेना, ठीक है। ये कॉमन फैक्ट है। और मैं अगर आपको आगे लेके चले जाऊं, 1974 के बाद में बोलेंगे, 1974 के बाद में पंचवर्षीय योजना 1978 तक चली। 1978 से 80 क्या है? एक गैप आप रखेंगे, कभी भी मैं आपसे पूछूंगा गैप रखेंगे। फिर 1980 से क्या बोलोगे? 85 भैया। 1985 से फिर 90 तक चली। और 1990 से लेकर के आपका 92 तक क्या रखेंगे? आप एक गैप रखेंगे। और फिर कोई गैप नहीं होगा, फिर कोई गैप नहीं होगा, यानी 1992 से फिर 97, 1997 से फिर आपका सन 2002, और 2002 से मित्र आपका 2007, और फिर 2007 से मित्र आपका 2012। 2012 से 17 होनी थी, लेकिन क्या पूरा कर पाई? क्या बोलोगे? नहीं भैया, 15 तक ही रह गई। और नीति आयोग आ गया सन 2015 में, ठीक है। क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे? एक दोस्त कह रहे हैं मिस्टर सुमरन गुजर, सर अब तक आपने जो पढ़ाया है वह सब याद है, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नहीं आते, एक डर बन रहा है कहीं मेन एग्जाम में ऐसा ना हो क्या इसी क्लास से क्वेश्चन आएंगे। दोस्त देखो, पेपर आपका मैं नहीं बनाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप भी पढ़े लिखे बच्चे होंगे, मैं आपसे ये कह दूं कि जी पेपर मैं आपका बनाऊंगा, तो दोस्त इस बात का तो मतलब नहीं है। हो सकता है आपका एक भी प्रश्न ना आए, लेकिन क्वेश्चनेबल मैं तब हूं जब मैं आपकी इस क्लास में एक भी सेकंड के लिए चुप हो जाऊं और मैं निरंतर 1 घंटे तक आपसे ना बोलूं और एक सटीक डेटा मैं आपको ना दूं। दोस्त बस इतना कह सकता हूं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा कभी हुआ नहीं है कि प्रश्न ना आए, ठीक है। और आप कहीं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस बात के लिए कि शायद आपके एग्जाम के लिए कोई और क्लास बेनिफिशियल हो, आप स्वतंत्र हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि भैया आपका पेपर मैं बनाऊंगा, मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, ठीक है। मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, आप मेरे साथ मेहनत करेंगे और हम शानदार रिजल्ट करके आएंगे, इतना प्रॉमिस मैं तुमसे कर सकता हूं, ठीक है। मानव फेफड़ों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है जो फेफड़े छोड़ते हैं? देखो, वायुमंडल में मुझे बताओ नाइट्रोजन कितनी है, आप कहेंगे 78% है। ऑक्सीजन कितनी है? 20% है। तीसरे नंबर पर कौन होती है? आर्गन होती है, 0.93% है। चौथे पर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% होती है, ठीक है। अब हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमने 20% ले ली, लेकिन हमारे फेफड़े यूज कितना कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं आपका 16.6% को। किसको? 16.6% को हम प्रयोग कर लेते हैं और 4.4% को हम क्या कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ देते हैं, ठीक है। 4.4 क्या बोलेंगे? छोड़ देते हैं, ये इतना प्रतिशत होता है। जल की कठोरता को रिक्त स्थान में व्यक्त किया जाता है। जल की कठोरता मोल में व्यक्त की जाती है। मोल में क्या होती है? अणुओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, अणुओं की संख्या होती है। पीपीएम क्या होता है बोलेंगे जी? पीपीएम, तो आप क्या बोलोगे? पीपीएम होता है जी क्या? पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलोगे? पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने नंबर होते हैं? क्या बोलोगे? 1 मिलियन में होते हैं जी 10 लाख। कितने? 10 लाख में से कितने पार्ट हैं? जल की कठोरता इससे व्यक्त की जाती है, नॉर्मलता नहीं, मोलरता नहीं। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है बताएंगे? आप कहेंगे भैया एक तो होती है स्थायी कठोरता, एक होती है आपकी, क्या बोलोगे? सॉरी, क्या बोलोगे? एक तो होगी आपकी स्थायी कठोरता और एक होगी आपकी अस्थायी कठोरता। तो क्या बोलोगे? स्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बहुत पूछा जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, और ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की वजह से होती है। सल्फेट और आपका क्लोराइड की वजह से होती है, क्लोराइड की वजह से होती है, ठीक है। अस्थायी कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो जो अस्थायी है उसको तो हम गर्म पानी से दूर कर सकते हैं। किससे बोलेंगे? वो जो आपके स्थायी, सॉरी अस्थायी है, मतलब वो स्थायी है ही नहीं, तो पानी गर्म भी कर दोगे तो वो आपका दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। यानी अस्थायी को अगर हम सॉरी, मैंने यहाँ पर उल्टा लिखा आपका, अस्थायी तो होगी बाइकार्बोनेट की वजह से, रियली सॉरी, एक एक बदल लेंगे इसको, फिर से लिख देता हूँ मैं, फिर से लिखते हैं, देखेंगे ध्यान से। मैंने बोला आपसे जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता, अस्थायी और स्थायी कठोरता, जो स्थायी होगी वो कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। अस्थायी जो होगी वो भी कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से होती है। अस्थायी होती है बाइकार्बोनेट की वजह से, और इसको क्लार्क विधि से दूर करते हैं हम। क्यों? कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? सॉरी, इसको ऊपर कर देते हैं। क्या बोलोगे? इसको किससे दूर कर देते हैं? आपका एक क्लार्क मेथड होता है, क्लार्क मेथड से दूर कर सकते हैं, गर्म करके, पानी को गर्म करके प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो आपका सल्फाइड और क्लोराइड की होती है, क्या बोलोगे? सल्फाइड और क्लोराइड की होती है, ये स्थायी कठोरता होती है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं परम्यूटेड विधि। कौन सी विधि? परम्यूटेड मेथड का इस्तेमाल होता है। कौन से मेथड का बोलेंगे? कौन से मेथड का? क्या बोलोगे? परम्यूटेड मेथड का इस्तेमाल होता है। लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव, उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मेरे दोस्त, ऐसा हो सकता है कि आपका प्रैक्टिस सेट शायद आज 2-4 मिनट लेट हो जाए, लेकिन कल से हम इसको 4 बजे से पहले ख़त्म कर देंगे, डैम प्रॉमिस, ठीक है? 4 बजे से पहले।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। क्या बोलेंगे भैया? मध्य प्रदेश में शुरू हुआ उत्कर्ष और उन्मेष, ठीक है। 2023 में कई उत्सव हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2023 के जो उत्सव हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे थावे उत्सव, क्या बोल दे? थावे उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? बिहार में। भूमचू उत्सव पूछ ले, सिक्किम का। कहाँ का? भूमचू उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? भूमचू आयोजित हुआ दोस्त आपका सिक्किम का। क्या बोलोगे? सिक्किम का आयोजित हुआ है। बाजरा उत्सव, पीडीएफ के बारे में अभी बताऊंगा दोस्त मैं। बाजरा उत्सव आपका गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का है। गज उत्सव कहाँ का है? गज उत्सव आपका असम का। ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। तोरगया उत्सव, क्या बोलोगे? तोरगया उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? अरुणाचल में आयोजित हुआ अभी 2023 में, ठीक है। सारंग उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? आईआईटी मद्रास में। क्या बोलोगे? आईआईटी मद्रास ने आयोजित किया आपका सारंग उत्सव को, आईआईटी मद्रास में। देखो मैं आपको बता दूं दोस्त, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। रोजगार विद अंकित के आप पीडीएफ नोट्स में जाएंगे, 3 बजे की क्लास में आपको 3 बजे के नाम से एक फोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्त मैं आपको बता दूं कि मैं विश्वास करूंगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। उन सारे छात्रों से मैं अपील करता हूं जो इस क्लास से जुड़े रहें, प्लीज़ आप हैंड रिटन नोट्स इसके बनाना, स्क्रीनशॉट्स ले लेना, फ़ोन में रखना, इस क्लास के आदी हो जाओ दोस्त। स्कोर करके दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किस संवैधानिक संस्था से है? अभी एक सुस्वागतम पोर्टल विकसित किया गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक विकसित किया, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने, या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने? तो क्या बोलोगे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया। किसको? सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है। ऐसे ही दोस्त मैं आपको बताऊं, अभी हमारा एक विरासत पोर्टल लॉन्च किया गया, किस मंत्रालय ने? क्या आप बता सकते हैं विरासत पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? दूसरा आपका साथी पोर्टल को, साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? आपका कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तीसरा आपका उद्गम पोर्टल को, उद्गम पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? चौथा मैं आपसे पूछूं, संगम युवा पोर्टल को, किसको? संगम युवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? बोलेंगे विरासत पोर्टल, आप कहेंगे दोस्त ये गृह मंत्रालय का है। किसका है? ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है। साथी पोर्टल आप बताएंगे दोस्त किसका पोर्टल है, किस मिनिस्ट्री ने? तो आप कहेंगे भैया जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय ने। उद्गम आरबीआई का, और संगम युवा किसका? शिक्षा मंत्रालय का पोर्टल है, शिक्षा मंत्रालय का। और शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है पूर्वोत्तर भारत के लिए। किसके लिए? पूर्वोत्तर भारत के लिए इसको लॉन्च किया है। किस मंत्रालय? क्या बोलोगे? शिक्षा मंत्रालय ने इसको किस किस हिस्से के लिए? पूर्वोत्तर भारत के लिए इसको विकसित किया है, पूर्वोत्तर भारत के लिए। नेक्स्ट है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? क्या बोलोगे? भारत ने जीता है, मलेशिया ने जीता है, जापान ने जीता है, या फिर पाकिस्तान ने जीता है? तो क्या बोलेंगे? इसको अपने प्यारे देश भारत ने जीता है और मलेशिया को इसमें हराया। तो मलेशिया क्या हो गया? कई बार दोस्त उपविजेता पूछ लेता, उपविजेता। और भारत क्या है? भारत ने ये चौथा खिताब इस बार नाम किया। क्या बोलोगे? भारत ने ये चौथा खिताब लॉन्च किया है, अपने नाम किया है। आयोजन इसका हुआ था चेन्नई में। क्या बोलोगे? आयोजन इसका हुआ था चेन्नई में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने ये आप बताएंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? तो क्या बोलोगे? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने आपका कौन? इसमें मनदीप सिंह बने। कौन बने? मनदीप सिंह बने इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। क्या बोलोगे? मनदीप सिंह बने हैं। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और आज क्लास में जितने बच्चे इस क्लास को देख लें मेरे दोस्त, उन सब से मेरा ये अपील है कि मैं जो भी होमवर्क का क्वेश्चन आपसे दूं, ये आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है कि आपके अंदर कितना अनुशासन है। हमेशा उम्मीद करूंगा आप होमवर्क का आंसर करेंगे, और हर एक छात्र से ये समझ लीजिए, हर सिंसियर छात्र से इस होमवर्क का आंसर चाहता हूँ। ये सिर्फ आपके दोस्त अनुशासन के लिए है, ऐसा नहीं है कि इससे मेरी क्लास को कोई फ़ायदा होने वाला है, यूट्यूब से कोई फ़ायदा होने वाला है, ऐसी कोई बात है नहीं।
और सुनो, एक बार तुम्हारी वाह वाह की आवाज़ आनी चाहिए, तुम्हारे इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा जोश तो बनता है। तो मुझे बताना है आप लोगों को बताना है मुझे, महिला एशिया जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2023 उसको किसने जीता है। और सुनो, राहा, मेरे साथ बोलना एक बार इस बात को, सारे के सारे दोस्त बोलना कि मैं आपसे बोलूं कि राहा, राहा जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से ना पूछो, तुम दरिया से ना पूछो ये नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा। तो अभी तैयारी कीजिए, परीक्षा में क्या होगा वो सब जानते हैं। सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। घर बैठ के दोस्त सिलेक्शन देने गवर्नमेंट आपको आने वाली नहीं है। आपके अंदर कितना दम है, आपका खुद आरडब्ल्यू के स्टूडेंट का आरडब्ल्यू के स्टूडेंट से कंपटीशन है। तो देखने की बात ये होगी कि एक भी दिन दोस्त आप अपनी तैयारी में कमज़ोर हुए तो सोच लेना आपकी जगह कोई दूसरा ले लेगा, और किसी दूसरे ने आपकी जगह ले ली तो हो सकता है वो वापस उस जगह को आपको ना दे। तो ऐसा मौका आप ना छोड़ना कि आपकी जगह को कोई और ले ले। तुम कहना कि मेरी जगह निश्चित है, मैं उसे बना के रखूंगा, उसे कोई और नहीं लेगा। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते, लव यू ऑल।